नमस्कार बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पाठ नंबर 5 संगठन आता है। हम इस पाठ को, इस अध्याय को विस्तार में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे और बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष तौर पर देखते हैं कि संगठन में हमने क्या क्या पढ़ा था। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समूहों की क्रियाओं की व्याख्या की जाती है तथा उसमें सत्ता के संबंधों को स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम सम्मिलित होते हैं। नंबर 1, पहचान तथा कार्य का विभाजन। नंबर 2, विभागीकरण। नंबर 3, कर्तव्यों का आवंटन करना, कर्तव्यों को निर्धारित करना। और नंबर 4, वृत्तांत संबंधों की स्थापना करना। उसके बाद आता है संगठन का महत्व। संगठन को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये कार्य का विभाजन करता है, वृत्तांत संबंधों की स्पष्टता रखता है, संसाधनों का इसमें अधिकतम उपयोग हो पाता है, उत्तर प्रशासन और सृजनात्मकता का भी नेतृत्व करता है। फिर हमने देखा था संगठनात्मक ढांचे के बारे में। संगठनात्मक ढांचा एक ऐसी रूपरेखा होती है जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय और संचालन कार्यों को पूरा किया जाता है। यह कार्यात्मक भी हो सकते हैं और प्रभागीय भी हो सकते हैं। प्रबंध का फैलाव, किसी उच्च अधिकारी के अंतर्गत अधीनस्थों की संख्या कितनी है, उसका फैलाव, उसका विस्तार कितना है, यह सब संगठन के अंतर्गत प्रबंध के दौरान देखा जाता है। कार्यात्मक संगठन के बारे में हमने पढ़ा था कि इस ढांचे के गुण, विशिष्टीकरण, इसका उत्तम नियंत्रण, प्रबंधकीय एक दक्षता और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुगमता आती है। प्रबंधकीय विकास में रुकावट और दृढ़ता का भी एहसास होता है। अब प्रभागीय ढांचे के अंतर्गत उत्पादन पर आधारित विभागीय क्रियाएं की जाती हैं, जैसे उत्पाद की विशिष्टता, बृहत्तर उत्तरदेयता, उसका लचीलापन, उत्तर सामंजस्य और अधिक पहल करना। इसके कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि विभागीय झगड़े, महंगा होता है, संगठनात्मक हितों की उपेक्षा भी की जाती है, महाप्रबंधकों की आवश्यकताओं में वृद्धि भी हो जाती है। औपचारिक संगठन के बारे में हम बताते हैं कि औपचारिक संगठनों की रूपरेखा बनाई जाती है। उसके दौरान कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। इसके गुणों में मुख्य तौर पर होते हैं उत्तरदायित्व का स्थायीकरण, भूमिकाओं की स्पष्टता, आदेश की एकता और लक्ष्यों का निष्पादन करना। जिस प्रकार से किसी भी संगठन के गुण दोष दोनों ही होते हैं, ठीक उसी प्रकार औपचारिक संगठन के भी कुछ दोष पाए जाते हैं। जैसे इसमें कार्यविधिक विलंब होता है, अनुपयुक्त सृजनात्मकता पाई जाती है और इसका क्षेत्र सीमित होता है, बृहद नहीं होता, विस्तीर्ण नहीं होता। अनौपचारिक संगठनों में परस्पर क्रियाकलापों से रूप धारण होता है। गुण तीव्र गति, सामाजिक मांग की पूर्ति, औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करना इत्यादि आते हैं। इसके दोषों में मुख्य है विघटनकारी ताकतें, परिवर्तन विरोधी होता है और सामूहिक हितों को प्रधानता दी जाती है। अंतरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि उच्च अधिकारियों से अपने अधीनस्थों को जब अधिकारों को अंतरित किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वह कहलाता है अंतरण, जिसके 3 मुख्य तत्व देखे थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अधिकार। अधिकारों का अंतरण होता है, उसके बाद उत्तरदायित्व का अंतरण होता है और फिर उत्तरदेयता का। अंतरण का महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रभावपूर्ण प्रबंध में सहायक होता है, अभिप्रेरित करने में सहायता करता है, उन्नति में सामंजस्य बिठाने में भी सहायक तौर पर कार्य करता है।
इसके बाद विकेंद्रीकरण की चर्चा करते हैं। विकेंद्रीकरण से आशय होता है संपूर्ण संगठन में अधिकारों का अंतरण करना। विकेंद्रीकरण का अत्यधिक महत्व होता है। ये प्रबंधकीय प्रतिमा के विकास में सहायक सिद्ध होता है। शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, पहल शक्ति का विकास होता है, उसकी उन्नति और उत्तम नियंत्रण भी इसमें शामिल हैं, जो कि इसके महत्व को दर्शाते हैं। अब हम आते हैं कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्वों में से कौन सा संगठन का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विशिष्टीकरण के लाभ, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या संगठन की अवधारणा। तो इसका उत्तर है संगठन की अवधारणा। संगठन ढांचे किन प्रकार के होते हैं? 4 विकल्प हमारे पास हैं। कार्यात्मक व प्रभागीय, व्यवसायिक व प्रभागीय, संगठनात्मक व कार्यात्मक या कार्यात्मक व विशिष्टीकरण। तो संगठन ढांचे कार्यात्मक और प्रभागीय 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति होती है जिसमें प्रत्येक के अधिकार और जवाबदेही की निश्चित परिमाप होती है। उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं। थियो हेमैन, कीथ डेविस, लुइस एलन या चेस्टर बर्नार्ड। तो इसका सही उत्तर है उक्त पंक्ति लुइस एलन ने कही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का गुण नहीं होता? प्रभावी प्रबंध, कर्मचारियों का विकास, कर्मचारियों को प्रेरणा या नेतृत्व का विकास। तो इसका सही उत्तर है नेतृत्व का विकास। ये अंतरण का गुण नहीं होता। संगठन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सम्मिलित नहीं होता है? 4 विकल्प हैं। कार्य की पहचान करना, विभागीकरण करना, कर्तव्यों का निर्धारण करना या मैत्री भाव का विकास करना। तो इसका सही उत्तर है मैत्री भाव का विकास करना। विकेंद्रीकरण से क्या आशय होता है? 4 विकल्प हैं। प्रभागीय ढांचे में परिवर्तन, औपचारिक ढांचे में परिवर्तन, कार्यात्मक ढांचे में परिवर्तन या संपूर्ण संगठन में अधिकार का अंतरण। इसका सही उत्तर है विकेंद्रीकरण से आशय होता है संपूर्ण संगठन में अधिकारों का अंतरण करना। अब आप बताइए बच्चों कि निम्नलिखित कथन के लेखक कौन है? वह संगठन अनौपचारिक है, वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानतावश संयुक्त उद्देश्यों के लिए लिए जाते हैं। थियो हेमैन, कीथ डेविस, लुइस एलन या चेस्टर बर्नार्ड। इसका सही उत्तर है कि उक्त कथन के लेखक चेस्टर बर्नार्ड हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अंतरण का गुण नहीं होता? प्रभावी संबंध, कर्मचारियों का विकास, प्रबंध सोपानिकी का आधार या विभागीकरण। विभागीकरण ही ऐसा तत्व है जो कि प्रभावी अंतरण का गुण नहीं होता। संगठन एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? इसके 4 विकल्प हैं। प्रबंधक उद्यम की अव्यवस्थाओं को मिटा सकते हैं, कर्मचारियों में उत्तरदायित्व संबंधी झगड़ों को कम कर सकते हैं, सामूहिक कार्य भावना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकते हैं या अधिकारों को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है अधिकारों को हस्तांतरित कर सकते हैं। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अधिकारों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।